ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से स्टडी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पहले चैप्टर के रूप में जो है एमएस वर्ड को जो है पूरी तरीके से कंप्लीट किया, जिसके क्लासेस के बाद आपको नोट्स और उसके प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए गए हैं, तो आप ज़रूर से उसको अटेम्प्ट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर बन रहा है। ये सारी तमाम चीज़ें जो है आप लोग ज़रूर से कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस जो है बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आने वाले कुछ क्लासेस के अंदर जो है हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर एमएस एक्सेल की बात करेंगे। और एक्सेल जो कि आपको पता है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे पहलू होता है, अगर हम लोग बात करते हैं डेटा से रिलेटेड कोई भी काम की। जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम के लिए हम जो एमएस वर्ड होता है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो डेटा ओरिएंटेड जो भी काम होता है, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, इन सब के लिए एक्सेल का बड़ा रोल होता है। तो बेसिकली डेटा पे कोई भी तरीके का काम करना जब रहता है तो हम लोग एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा एमएस एक्सेल के ऊपर, दैट इज़ जो एक्सेल के बेसिक्स होते हैं और इंटरफ़ेस। क्योंकि पता है, देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने से पहले हमें उसके इंटरफ़ेस के बारे में नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी होता है, कि आखिर उसके अंदर जो फीचर्स हमें हमें दिए गए हैं, जो टूल्स दिए गए हैं, वो एग्ज़ैक्टली करते क्या हैं। ठीक है? तो आज की ये क्लास हमारी इंटरफ़ेस की रहने वाली है। इसके बाद हम लोग सो ऑन इस तरीके से बाकी सारे जो सिलेबस है इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और इंटरफ़ेस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो अगर हम लोग एप्लीकेशन विंडो की अगर बात कर लेते हैं एक्सेल की, तो इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे कि सबसे पहला होता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार कहाँ पे होता है ये भी हम लोग अभी दिखाएँगे आपको। क्विक एक्सेस टूल बार, देखिए, मैंने आपको इसीलिए कहा था कि एमएस वर्ड के अंदर जो अगर आपने चीज़ें याद कर ली, तो आपको एक्सेल में यहाँ पे याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि लगभग-लगभग जो आपके टैब्स होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। कुछ-कुछ यहाँ पे कम और ज़्यादा होते हैं। ठीक है? तो टाइटल बार देखा आपने, क्विक एक्सेस टूल बार। अब देखिए, जहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर एक्सेस यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती थी, वहीं पे ये सारी चीज़ें इसमें भी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम रिबन की बात कर लेंगे। रिबन के अंदर ग्रुप्स की बात कर लेंगे, नेम बॉक्स ये कुछ नया है इसके अंदर, इसकी बात कर लेंगे, फॉर्मूला बार की बात करेंगे। ठीक है? और इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्प्रेडशीट ग्रिड की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये कुछ नया चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी आपको स्क्रॉल बार जो है हॉरिज़ॉन्टल हो या वर्टिकल हो, दोनों ही केस में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जैसे कि एमएस वर्ड के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है? यहाँ पे कुछ नई चीज़ें हैं, जैसे कि शीट टैब, कि शीट टैब क्या होता है? स्टेटस बार के बारे में भी हम देखेंगे, जो कि यहाँ पे पिछले क्लासेस में हमने एमएस वर्ड के अंदर ऑलरेडी देखा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको पेज के ऊपर लेके चलता हूँ और एक-एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो होता है हमारा डॉक्यूमेंट नेम। तो आपको पता है एमएस वर्ड में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे आपको जो है लेफ्ट टॉप में आपको देखने के लिए मिलता है डॉक्यूमेंट नेम। और जैसे कि हमने देखा था कि एमएस वर्ड के अंदर जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, वो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 नाम से सेव होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बुक 1 के नाम से वो जो एक्सेल का डॉक्यूमेंट फ़ाइल होता है, वो आपका सेव होता है। उसके ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार देखने के लिए मिलता है। क्विक एक्सेस टूलबार का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे फ्रीक्वेंट जो फीचर्स होते हैं जो आपको बार-बार यूज़ करने पड़ते हैं, तो अब सिंपली हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इस तरीके के बटन में यूज़ करके हम लोग क्या कर देते हैं इसको, तो जो भी हम ऐड करना चाहते हैं इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमको पता है कि भाई ये जो नीचे का पूरा ब्लैक एरिया दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे टैब कहलाता है। टैब के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये आपके सॉरी, ये जो आपका पूरा का पूरा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रिबन कहते हैं। इस रिबन के अंदर ये कुछ टैब्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, पेज लेआउट हो गया, ये तमाम आपको टैब्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसको हम लोग एक-एक करके यहाँ पे आने वाले क्लासेस में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अभी तक कॉमन है। इसके नीचे आपको ग्रुप्स देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि हम लोग वर्ड के अंदर भी देख चुके हैं, फ़ॉन्ट हो गया, क्लिपबोर्ड हो गया, अलाइनमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको वर्ड जैसी दिख रही होगी, बट कहाँ पे चीज़ें बदलती हैं। तो अगर हम अब नीचे आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे ये बॉक्स दिखता है, जिसको हम लोग फ़ॉर्मूला बार कहते हैं। तो ये जो आपका एरिया होता है, ये फ़ॉर्मूला बार कहलाता है। इसके ठीक बगल में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, इसको हम लोग नेम बॉक्स कहते हैं। नेम बॉक्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेल का नेम होता है, वो नेम आपको वहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे, तो अभी के लिए जो हमारा सेल है, ये ए वाले कॉलम के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे A1 दिखाया जा रहा है, ठीक है? और बाकी लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो आपको होते हैं, ये आपके आपको पता है इस तरीके से जो हॉरिज़ॉन्टल ये बॉक्स होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोज़ कहते हैं। और ये जो आपको देखने के लिए ABCD इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉलम कहते हैं। ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है, आपके क्या दिखाई दिया जाता है, तो आपके कॉलम का नेम दिखता है। और यहाँ पे आपको जो होता है, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे रोज़ का नेम दिखता है और ये आपका कॉलम का नेम दिखता है। ठीक है? बॉटम साइड पे अगर हम लोग आ जाएँगे, तो देखेंगे कि यहाँ जो हमारा स्टेटस बार होता था, जो हम लोग पहले भी जानते हैं कि एमएस वर्ड में भी होता है, तो यहाँ पे आपको शीट दिखता है। शीट का बेसिकली मतलब ये होता है कि देखिए, ये जो वर्किंग पेज है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे जहाँ पे हम काम करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, अब जो 2013 के बाद वाली जितने भी एक्सेल के एप्लीकेशंस हैं, उसमें एक ही शीट आपको मिलता है। बाकी आप चाहे जितना ऐड यहाँ से कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जितनी भी स्टोरेज कैपेसिटी है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। बट डिफ़ॉल्ट नेम की बात कर लेते हैं, शीट 1 के नाम से जो है आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। इसके राइट हैंड साइड पे स्टेटस बार में ही हम लोग देखेंगे तो स्क्रॉलर मिलता है, जो कि आपका एक तरीके से कि हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉलर होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो वर्टिकल स्क्रॉलर भी देखने के लिए मिलता है। इसके नीचे
यहाँ पे अलग-अलग व्यूज़ होते हैं, जैसे हमने देखा था आउटलाइन व्यू, डॉक्यूमेंट व्यू, प्रिंट व्यू, उसी प्रकार से देखने के लिए मिलता है और इसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको जो है ज़ूमर देखने के लिए मिलता है। तो लगभग-लगभग अगर आप देखेंगे, कुछ फीचर्स को हटा दें तो ये ऊपर का एरिया पूरा का पूरा आपको कॉमन देखने के लिए मिलता है। ये आपका जो स्क्रॉलर होता है, ये आपको सेम देखने के लिए मिलता है, नीचे आपको व्यू सेम देखने के लिए मिलता है। कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे कि आपका ये फ़ॉर्मूला बार हो गया, नेम बॉक्स हो गया, साथ में आपका यहाँ पे जो है शीट की नंबर्स हो गई। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सेल को यहाँ पे बेहतर बनाती है अगर हम लोग डेटा के हिसाब से देखें तो, क्योंकि ये सारे फीचर्स जो है इसका हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आगे जाके यूज़ करने वाले हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको जो यहाँ पे चीज़ें हैं, समझ में आई होगी कि भाई आखिर जो एमएस एक्सेल के अंदर जो ये सारे फीचर्स होते हैं, तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि टाइटल बार कहाँ पे होता है, क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे होता है, रिबन के अंदर ये सारे टैब्स होते हैं, ग्रुप्स के बारे में हमने देख लिया, ठीक है? एक-एक ग्रुप हम लोग हालाँकि आगे क्लासेस में देखेंगे, एक-एक रिबन को भी देखेंगे। नेम बॉक्स कहाँ होता है हमने देखा, ठीक है? और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई स्प्रेडशीट ग्रिड क्या होता है? तो बेसिकली यही जो आपका बीच का एरिया जो आपको दिख रहा है, ये जो फर्स्ट सेल है, ठीक है? ये जो पहला सेल से लेके जो बिल्कुल आखिरी सेल होता है ना, तो ये पूरा एंटायर एरिया आपका क्या कहलाता है? तो आपका स्प्रेडशीट ग्रिड कहलाता है, जिसमें हम लोग काम करने का जो है काम करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने देखी और इंटरफ़ेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपने समझ लिया होगा कि भाई शीट टैब के अंदर क्या होता है, तो एक सीट आपको डिफ़ॉल्ट मिलती है। आप जितना चाहे बाद में जाके ऐड कर सकते हैं। स्टेटस बार के अंदर जो होता है, वो आपको यहाँ पे ज़ूम का ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ आपका जो डॉक्यूमेंट है रेडी हुआ, नहीं हुआ, स्कैन वगैरह करता है और फिर बताता है कि ठीक है रेडी टू प्रिंट है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये हम लोग जैसे-जैसे आगे जाके यूज़ करेंगे तो स्टेटस बार की चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर होगी, ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे की टर्म्स होते हैं, एक्सेल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो, जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। सबसे पहली चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं वर्कबुक। वर्कबुक और वर्कशीट में अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि देखिए, बुक जब हम लोग बात करते हैं तो बुक क्या होता है? हम लोग किताबें जो पढ़ते हैं तो किताब क्या होता है जिसमें बहुत सारे पेजेज़ होते हैं, ठीक है? और जी बहुत सारे पेजेज़ बोल लीजिए या फिर बहुत सारी शीट्स बोल लीजिए। तो बुक जभी भी होगा वो क्या होगा तो बहुत सारे पेजेज़ या बहुत सारी शीट्स का एक कलेक्शन होगा, ठीक है? यानी कि वो एंटायर जो आपका एक्सेल शीट होता है, एक्सेल का जो फ़ाइल होता है, कंप्लीट एक्सेल फ़ाइल जो होगा वो एक तरीके का किताब होगा। जिसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट होती हैं। तो वर्कशीट को आप मान लीजिए कि ये पेजेज़ हैं और ये आपकी किताब है वर्कबुक, ठीक है? तो वर्कशीट क्या होती है? तो एक इंडिविजुअल शीट होती है जो कि आपके किसके अंदर होती है? तो वर्कबुक के अंदर होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पूरा एक्सेल का फ़ाइल है। तो इसके अंदर ये शीट 1 जो आपको दिख रही है, ये एक क्या है? तो ये हमारी एक वर्कशीट है जिसमें हम लोग चाहें तो जितनी शीट ऐड चाहें कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 लेकिन ये पूरा का पूरा जो फ़ाइल होगा जिसके अंदर ये सारी वर्कशीट स्टोर्ड रहेंगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे वर्कबुक, ठीक है? अब कहते हैं कि भाई सेल क्या होता है? तो देखिए ये जो छोटे-छोटे बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटे-छोटे बॉक्सेस जो आपको नज़र आ रहे होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है? सेल कहते हैं और इसी सेल के अंदर जो होता है हम लोग किसी तरीके का काम करते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और होता है जिसको हम लोग एक्टिव सेल के नाम से जानते हैं। एक्टिव सेल क्या होता है? जैसे भी हम जिस सेल के अंदर अब आप देखोगे हम बहुत सारे सेल आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, लेकिन जिस सेल को हमने सेलेक्ट कर रखा है, आप देखोगे इसके कॉर्नर पे ही आपको ग्रीन-ग्रीन दिख रहा होगा। तो जो एक्टिव सेल जिसको हमने सेलेक्ट कर रखा होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? तो एक्टिव सेल कहलाता है और बाकी सारे जो है नॉर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है? ये हो गया एक्टिव सेल हम समझ चुके हैं, सेल समझ चुके हैं। रेंज की बात कर लेते हैं कि भाई रेंज क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड सेल्स जो होता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। अभी मैं आपको एक्सेल की सॉफ्टवेयर पे लेके चलूँगा तो चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। इसके बाद नेम बॉक्स के अंदर क्या होता है? तो लेफ्ट ऑफ फार्मूला बार होता है जहाँ पे जो भी एक्टिव सेल होता है उसकी एड्रेस दिखाई जाती है कि हमने कौन से सेल को सेलेक्ट कर रखा है। और लास्टली देखें तो फार्मूला बार में क्या होता है? तो जो भी फार्मूला हम लोग इंसर्ट करते हैं एक्सेल के अंदर, आपको पता है कि हम लोग पूरा का पूरा जो डेटा ड्रिवन काम है, वो करते हैं एक्सेल के अंदर, तो इसीलिए फार्मूला वगैरह जो है बहुत हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। ठीक है? तो चलिए मैं आपको अब सीधे-सीधे सॉफ्टवेयर पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। तो अभी आप देखेंगे तो ये जैसे मैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये जो ग्रीन आपको डब्बा दिख रहा है, ये क्या होता है एक्टिव सेल होता है। मतलब भाई मैं इसमें अगर कुछ भी लिखूँगा तो यहाँ पे ये लिखेगा, ठीक है? यहाँ पे मैं लिखूँगा तो हमेशा हम काम जो करते हैं, वो एक्टिव सेल के अंदर करते हैं। मतलब जो भी हमने सेल यहाँ पे अभी सेलेक्ट किया हुआ है, वो सिर्फ़ उसी के अंदर वो ऑपरेशन को टास्क को परफ़ॉर्म करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ नंबर लिखता हूँ, तो ये इसी के अंदर लिखेगा, बाकी कहीं और ये चीज़ जो है नहीं जाएगा। ठीक है? तो एक्टिव सेल का ये काम होता है, बाकी ये आपका पूरा का पूरा वर्किंग एरिया होता है, जिसमें आप लोग जितना चाहो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ये जो हमने बात की कि ये जो नेम बॉक्स है क्या होता है? तो जैसे अगर आप देख सकते हैं, नेम हम हमेशा कभी भी लिखते हैं ना, तो आप याद रखिएगा कि नेम का जब रेफरेंस लिखा जाता है एक्सेल में, तो कॉलम का नेम पहले आता है और रो का नंबर बाद में आता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने इसको सेलेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है? आपके लिए मैं यहाँ पे ज़ूम करता हूँ। तो आप बेहतर समझ पाएँगे शायद, चलिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा एक्टिव सेल है, तो इस एक्टिव सेल के ऊपर आप देखेंगे तो ये हमारा एक कॉलम है और कॉलम का नाम क्या है के
और हमने सेलेक्ट किया है ये तीसरा वाला। तो अब देखेंगे तो ये देखिए ये तीसरा नंबर वाला जो है हमने इसको सेलेक्ट करा हुआ है तीसरे वाली लाइन को। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि भाई जो हमारा नेम लिखा जाता है उसके अंदर पहले क्या होता है कॉलम होता है फिर रो होता है। तो अगर आप नेम बॉक्स में यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है K3। K3 का मतलब ये K कॉलम का थर्ड रो आपको देखने के लिए मिलता है। इसी के बगल में आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी फॉर्मूला लिखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला एक नॉर्मल फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान के चल लीजिए ये 2 नंबर है और इसको मुझे एड अप करना है। तो सिंपल हम लोग सम फॉर्मूला का अगर यूज़ करते हैं तो सम फॉर्मूला अगर हमने लिखा तो देखिए जो भी फॉर्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ क्या कर रहा है इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है तो इसके पीछे क्या फॉर्मूला लगा हुआ है ये मुझे कहाँ दिखेगा? तो ये यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिखेगा। जैसे इसके पीछे अगर हम लोग देखें 50 के पीछे कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके पीछे देखिए कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन इसके H3 के ऊपर जब हम आते हैं तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है तो एक प्रकार का फॉर्मूला लगा हुआ था। ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इज़ इक्वल टू सम का यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। और अब हम लोग बात कर रहे थे रेंज की। ठीक है? तो रेंज क्या होता है? तो जो भी सिलेक्टेड सेल का जो आपका पूरा एरिया होता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। जैसे कि मान के चल लीजिए यहाँ पे मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ, इसको मैं 10 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं 20 ऐड कर देता हूँ। तो अभी कुछ भी परिवर्तन देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी हमने सिर्फ़ इन दोनों सिलेक्टेड सेल अगर आप फ़ॉर्मूला देखेंगे, तो फ़ॉर्मूला में हमने किन दोनों को सम किया हुआ है जी3 यानी कि ये 50 और H3 यानी कि ये दोनों। अभी हम लोग इस वाले एरिया पे काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे रेंज से बाहर है, तो इसीलिए इसको सेलेक्ट जो है वो नहीं कर रहा है, सम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग यही करते हैं, तो अगर आप देखेंगे, तो पूरा रेंज जो होता है, हम लोग अगर इस चारों को सेलेक्ट कर देते हैं, तो हमने देखा भाई E3 से लेके H3 ये पूरा हमारा रेंज होता है। मतलब जो भी हम लोग एरिया सेलेक्ट करते हैं, जो भी सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो अब जब हमने E3 से लेके H3 तक सेलेक्ट कर दिया है और अब हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है 136 देखने के लिए मिल रहा है। तो ये फायदा होता है और यही जो है आपका रेंज कहलाता है, ये जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो भी सिलेक्टेड एरिया होता है, उसको हम लोग दिखाने का काम करते हैं। और हमेशा आप याद रखिएगा कि कोई भी सेल का जो नेम होता है, वो कैसे लिखा जाता है, तो हमेशा जो है उसके अंदर आपका जो कॉलम का नेम है, वो पहले आएगा और जो रो का नेम है वो क्या आएगा बाद में आएगा। ठीक है? आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें जो है बेहतर तरीके से समझ में आई होगी कि रेंज क्या होता है, एक्टिव सेल क्या होता है, नॉर्मल जो हम लोग सेल्स की बात करते हैं वो क्या होता है और नेम बॉक्स का क्या काम है, फॉर्मूला बार का क्या काम है। ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई आगे हमारे पास एक्सेल से रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए पहले। ठीक है? चलिए तो वर्कशीट समझ चुके हैं, वर्कबुक समझ चुके हैं, सेल ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको एक्सेल में बार-बार देखने के लिए मिलेंगे। रेंज हो गया, आपका नेम बॉक्स हो गया, फॉर्मूला बार हो गया, ठीक है? अब हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पे चीज़ों को लेके बात कर लेते हैं जो एक्सेल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई जैसे हम लोग ने देखा कि भाई ये आपका एक्सेल का ये वर्कबुक होता है, इसमें अनलिमिटेड टाइप के आपके यहाँ पे सेल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर फिर भी हम इसको अगर नंबर्स में काउंट करने जाएँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए एक्सेल में जो 2007 से ऊपर के जितने भी वर्ज़न्स होते हैं ना, इसमें 10,48,576 ठीक है? इतना जो है टोटल क्या होता है रोज़ होता है, ठीक है? एक रो से लेके इतने रोज़ तक जो होते हैं आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा डेटा को कैरी कर सकता है अपने आप में ही, ठीक है? एंड टोटल कॉलम्स की बात कर लेते हैं तो 16,384 ये कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो कॉलम की संख्या क्या होती है? हमेशा कम होती है, ये बात आप याद रखिएगा। एंड रोज़ की संख्या ज़्यादा इसीलिए होती है क्योंकि रोज़ के अंदर ही हमारा डेटा जो होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स का डेटा जो होता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स होता है, उसको हम लोग सेलेक्ट करने का काम करते हैं। तो कॉलम टोटल 16,384 और 10,48,576 जो होता है टोटल रोज़ होते हैं। फर्स्ट सेल जो होता है हमेशा कहाँ पे होता है? फर्स्ट सेल यानी कि ऑब्वियस सी बात है ए हमारा पहला सेल होता है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे ए पहला सेल और इसके पहले रो में हम लोग बात कर लेते हैं तो A1 पहला सेल हमेशा जो होता है ये टॉप लेफ्ट पे पाया जाता है एंड लास्ट सेल जो है उसका आप नाम देखिए ये बॉटम राइट में ऑब्वियस सी बात है लास्ट सेल कहाँ पे होगा बॉटम राइट में होगा और इसका आप नाम देख सकते हैं XFD और ये जो नंबर जो है लास्ट सेल का रेफरेंस जो है ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हालाँकि ये चीज़ आपको जान लेनी है लेकिन क्योंकि अगर पूछ लिया जाता है बहुत कम चांसेस होते हैं जनरली किस तरीके के स्टैटिक सवाल आपसे पूछे जाएँ सीपीटी के पेपर में। सीपीटी में जनरली आपसे ऑपरेशनल सवाल पूछे जाते हैं बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए हमने इसको बता दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई डिफ़ॉल्ट शीट काउंट क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि भाई एक शीट आपको डिफ़ॉल्ट मिलता है। पहले के वर्ज़न्स में 2013 के जो पहले के वर्ज़न्स होते थे लाइक 2010 की बात कर लें, उसमें टोटल 3 शीट्स आपको डिफ़ॉल्ट मिलती थी। लेकिन अभी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहूँ, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है हमने जो एक्सेल फ़ाइल खोली हुई है, इसमें आपको क्या दिखेगा तो सिर्फ़ एक शीट दिखेगी। हाँ, मैं ऐड करना चाहूँ तो जितने शीट्स मैं चाहूँ देख सकते हो आप इसमें हम ऐड करते जा रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से अलग-अलग जो वर्कशीट्स हैं हम लोग ऐड कर सकते हैं।
लेकिन डिफ़ॉल्ट तरीके से हमें कितना मिलता है, तो सिर्फ़ 1 वर्कशीट हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है? और ये कब के बाद? तो 2013 के वर्ज़न्स के बाद हमें ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। मैक्सिमम शीट्स पर वर्कबुक की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्कशीट की कोई वर्कबुक की क्या होती है, कोई यहाँ पे लिमिट नहीं होती है। जितनी आपकी मेमोरी है, जितनी आपके स्टोरेज कैपेसिटी होगी, उतनी ज़्यादा यहाँ पे आप क्या कर पाएँगे, तो आप वर्कबुक को बना पाएँगे, ऐड कर पाएँगे, ठीक है? लिमिटेड ओनली बाय अवेलेबल मेमोरी। अगर मेमोरी अगर आपके सिस्टम में है, तो आप जितना लंबा-चौड़ा चाहें, आप यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेल एड्रेस के बारे में। तो सेल एड्रेस भी हालाँकि हमने आपको बता दिया कि सेल एड्रेस क्या होता है। तो बेसिकली आपके कॉलम का जो लेटर होता है, रो का नंबर होता है, इसका मिक्सचर होता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल के अंदर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ए और ये 1 को मिला के हमने इसको A1 कह दिया। तो सेल एड्रेस क्या होता है? तो इस तरीके से होता है जिसमें आपके कॉलम और रो का जो नंबर होता है लिखा होता है। ठीक है? कॉलम लेटर जो होता है हमेशा जो आपका अल्फाबेटिकल होता है उस तरीके से चलता है। 16,384 कॉलम्स होते हैं, ये हम जान चुके हैं। ठीक है? तो ये चीज़ है। और इसके बाद हम लोग अगर बात कर लेते हैं अ अ, ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड का क्या काम है। कई बार क्या होता है, चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो मान के चल लीजिए कि कोई बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है? कोई बहुत बड़ा डेटा है और उसपे मैं काम कर रहा हूँ और काम करते-करते मुझे ख्याल आता है, जैसे मान लीजिए कि अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है? ये फर्स्ट वाले सेल पे हूँ, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे कुछ नंबर्स आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया और फिर मैं इसको यहाँ पे मैं बहुत नीचे आ जाता हूँ, 156 पे आ जाता हूँ, ठीक है? तो अब एकदम सडन से मुझे याद आता है कि ठीक है, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ना पेज के कहाँ पे जाना है, तो स्टार्टिंग में जाना है। तो हमें अगर पेज के स्टार्ट में जाना है ना, तो अभी देखिए हम लोग कहाँ पे हैं, तो 156 रो पे आ चुके हैं और देखेंगे तो हम लोग काफ़ी पेज के नीचे हैं, बहुत सारा जो है डेटा हमारे पास ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर हम कहीं पे भी इस तरीके से अपने सेल एड्रेस को यहाँ पे रखते हैं, अपने एक्टिव सेल को रखते हैं तो चलिए ये तो हमारा सेल एड्रेस दिखाता ही है। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मैं पहले जो हमारा सबसे पहला सेल है इसके ऊपर चला जाऊँ, तो मैं कंट्रोल के साथ अगर हम लोग होम बटन को प्रेस करेंगे, क्या? तो कंट्रोल के साथ सिंपल अगर हम लोग होम बटन को प्रेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो हम सीधा-सीधा कहाँ पे चले जाएँगे? तो हमारा जो पहला-पहला जो पेज होता है, उसके ऊपर चले जाएँगे। ठीक है? जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल के साथ जैसे ही हम होम बटन को प्रेस करेंगे, तो देखिए ये यहाँ पे जो हमारा पहला जो रो रहेगा, उसके ऊपर हमको लेके आ जाएगा। जैसे मैं इसको कहीं भी इस पेज में अगर मैं कहीं पे भी चला जाऊँ, जैसे मान के चल लीजिए मैं यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है? फिर भी मैं अगर कंट्रोल के साथ जैसे ही होम करूँगा तो ये तुरंत घर लौट जाएगा। देखिए ये हमेशा क्या आ गया, तो अपने पहले वाले जो रो के ऊपर है, ये पहुँच गया, ठीक है? पहला जो कॉलम है इसके ऊपर पहुँच गया। तो और इसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर मुझे आखिरी कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल के साथ हम लोग क्या करते हैं, तो एंड बटन का यूज़ करते हैं। कंट्रोल के साथ जैसे ही एंड करेंगे तो देखिए ये बहुत दूर, ये XDF ये कितना दूर लेके आ गया है, आप समझ सकते हैं। और अभी हम लोग कहाँ थे, तो देखिए ये स्क्रॉलर कितना छोटा हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग आगे निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना स्लाइड करने के बाद भी हम पीछे नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर इतना स्लाइड करना पड़े जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये आखिरी वाले से अगर हमें पहले पहले वाले पे आना है तो कंट्रोल के साथ होम का बटन प्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे आ जाएँगे। तो कंट्रोल के साथ एंड का बटन और कंट्रोल के साथ होम का बटन किस तरीके से इफेक्टिव होता है, ये हमने क्या कर लिया, तो देख लिया। ठीक है? अब चलिए, अब हम लोग आगे बात करेंगे कि आगे आखिर क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। ठीक है? तो ये कुछ बेसिक बेसिक फीचर्स थे जो आपको जानने थे। ठीक है, कंट्रोल के साथ एंड क्या करता है, तो आपको लास्ट यूज़ सेल पे ले जाता है और लास्ट जो आपका पहला जो होता है उसके ऊपर आपको यहाँ पे कंट्रोल होम के साथ आ जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ हो गया और देखिए हमें किसी सेल के ऊपर अगर जाना है ना, तो एक और तरीका है। ये तो हो गया पहला और आखिरी के लिए। आप बोलोगे कि सर अगर मुझे बीच में किसी सेल को जाना है, कि आखिरी तो नहीं है बट आखिरी से थोड़ा बहुत पहले है, या फिर कहीं और कोई सेल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अगर मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ जाने के लिए क्या कि मेरे पास क्या रास्ते हैं? तो देखिए सबसे सिंपल तरीका ये भी होता है कि आप नेम बॉक्स पे जाते हो, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और मान लीजिए कि अभी मैं E6 पे हूँ और मैं चाहता हूँ ना कि E100 पे चला जाऊँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा E और यहाँ पे लिखूँगा 100। जैसे मैं नाम लिखूँगा E100 का, तो देखिए ये मुझे ऑटोमैटिकली कहाँ पे लेके आ गया, ये 100 वाले रो के ऊपर लेके आ गया। तो सिंपल आप नेम बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हो, आपको जिस भी यहाँ पे इसके ऊपर जाना है, जिस भी कॉलम के जिस रो के ऊपर जाना है, आप सिंपली वहाँ से भी नेविगेट कर पाओगे। ठीक है? अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ हम समझ गए, कंट्रोल होम का समझ गए, कंट्रोल के साथ एंड का समझ गए। अब कंट्रोल के साथ एरो क्या काम करता है, ठीक है? तो कंट्रोल के साथ एरो जो होता है ना, बेसिकली आपके जो भी आपका एज होता है, जो भी आपका रीजन होता है, उसके जिस डायरेक्शन का आप एरो यूज़ करोगे, जैसे कि कंट्रोल के साथ अगर आप राइट एरो प्रेस करोगे, तो ये राइट साइड उसको सेलेक्ट करेगा। लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट साइड वाला सेलेक्ट करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड मैं करके ही दिखाता हूँ, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो आपका एरो होता है, उसका बड़ा रोल होता है। ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देख लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 90 पे कर्सर मैंने रखा हुआ है और कंट्रोल के साथ मैं ये अप एरो को प्रेस करूँगा, तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है? कंट्रोल के साथ मैं अगर डाउन एरो प्रेस करूँगा, तो ये बिल्कुल नीचे में आ जाएगा। मैं फिर से दिखाता हूँ, अभी जैसे हम लोग जो भी हमारा
और देखिए ये काम कैसे करेगा, तो जितने भी एक्टिव सेल्स हैं, क्योंकि अभी हमने 156 तक ही काम किया है, इसीलिए 156 तक ही आपको ये आ रहा है। क्योंकि 157 वाले पे हमने कुछ लिखा नहीं है, मतलब कि वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव का मतलब ये होता है कि कुछ डेटा उसके अंदर होना चाहिए। तो अभी हम लोग जैसे कंट्रोल के साथ अप एरो यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हम लोग सबसे ऊपर आ जाएँगे। अप यहाँ पे कंट्रोल के साथ डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए राइट और लेफ्ट का क्या काम है, तो कंट्रोल के साथ अगर हम लोग राइट एरो प्रेस करेंगे तो देखिए ये ऑटोमैटिकली कहाँ पे लेके आ गया, तो ये सबसे राइट में जो एंड होता है वहाँ पे लेके आ गया। सेम अगर कंट्रोल के साथ अगर हम लोग लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो जो आपका लेफ्ट साइड होता है उसके ऊपर ये आपको लेके चला आता है। तो कंट्रोल के साथ जिस डायरेक्शन का आप एरो यूज करेंगे उधर की तरफ जो होता है, जो लास्ट सेल होता है उसके ऊपर आपको लेके चलाया जाता है। जैसे कंट्रोल के साथ अगर मैं यहाँ पे टॉप यहाँ पे एरो प्रेस करूंगा, ठीक है, कंट्रोल के साथ मैं टॉप करूंगा तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो आपका लास्ट रो क्या है इसमें, तो लास्ट रो जो है बिल्कुल यहाँ पे ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट कॉलम का ये यहाँ पे फर्स्ट ये A1 है, तो इसने A1 पे हमें लेके चला आया। और अगर हम लोग कंट्रोल के साथ डाउन करेंगे तो ये जो हमारा लास्ट है इसके अंदर 156 वहां पे हमें लेके आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चीजें यहाँ पे वर्कआउट करती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और क्या-क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे जाननी है। ठीक है, तो ये चीज हम समझ चुके हैं। अब आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर के लिए या फिर क्विक नेविगेशन के लिए हमारे पास F5 या फिर कंट्रोल जी का एक बटन होता है, जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे हमारे पास फीचर्स मिलते हैं। मैं भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या-क्या एग्ज़ैक्टली उसमें फीचर्स मिलते हैं। हालाँकि जैसे ही हम लोग आगे जाके इसको यूज़ करेंगे ऑपरेशनल, क्योंकि आज हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि हमारा जो इंटरफ़ेस है कैसा होता है। तो देखिए कंट्रोल जी में जब हम जाएँगे तो यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिससे कि अगर हमें कहाँ पे जाना है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे सेल का अगर रेफरेंस लिख देंगे तो सिंपल हम वहाँ पे पहुँच जाएँगे। तो ये भी हमारे पास एक गो टू का टैब होता है, जिसमें कि हम जहाँ पे जाना चाहते हैं अगर हम उसका सेल का यहाँ पे रेफरेंस लिख देंगे, तो सिंपली हम क्या हो जाएगा वहाँ पे भी पहुँच सकते हैं। तो ये तरीके हैं। अब हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी है इंटरफ़ेस से रिलेटेड। ठीक है? तो ये चीज़ें भी हम समझ गए कि भाई सेल एड्रेस क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कैसे हम लोग हमारे सेल को नेविगेट कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ होम का, कंट्रोल के साथ एंड का क्या काम होता है, कंट्रोल के साथ एरो कीज़ कैसे वर्क करता है, एंड कंट्रोल जी या F5 जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वो बेसिकली क्विक नेविगेशन के लिए होता है कि हम सिंपल उसमें अपना सेल रेफरेंस डालेंगे, सेल का नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, तो हम सिंपल वहाँ पे पहुँच जाएँगे। अब चलिए हम लोगों ने ऑलरेडी जो है इंटरफ़ेस से रिलेटेड इसके ट इंटरफ़ेस से रिलेटेड चीज़ें समझ गए, टर्म से रिलेटेड चीज़ें समझ गए, जो फीचर्स हमें जानने चाहिए थे, जैसे कि वर्कशीट, वर्कबुक, शेल, एक्टिव सेल, उसके बाद नेम बॉक्स, रेंज, फार्मूला बार, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ गए। कुछ बेसिक यहाँ पे सेल एड्रेस कैसे हम लोग पहचानते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब आते हैं डेटा एंट्री के ऊपर, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम होता है, वो डेटा रिलेटेड ही होता है। तो अब हम लोग आते हैं क्या कि डेटा एंट्री से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें जो है आपको जाननी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सेल जो है, सिर्फ़ यहाँ पे ये 4 तरीके का डेटा जो है उसको एक्सेप्ट करता है। या तो आपका डेटा टेक्स्ट में हो, या तो नंबर में हो, या तो डेट एंड टाइम के फॉर्म में हो, या फिर लॉजिकल, जिसको हम लोग बूलियन भी कई बार कह देते हैं कि कोई भी लॉजिक उसमें हमने लगाया हुआ है कि भाई अगर मान के चल लीजिए कि इफ कोई नंबर है जो 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीज़न, इफ नंबर 60 से कम है तो सेकंड डिवीज़न। इस तरीके से जो आपके लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं, लॉजिकल जो यहाँ पे एक्सप्रेशंस होते हैं, उसको भी क्या करता है, तो एक्सेल जो है एक्सेप्ट करता है। तो ये 4 तरीके का डेटा, टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, लॉजिक, या फिर इसको हम लोग बूलियन भी कह देते हैं कई बार, ठीक है? इसमें आपका यस, नो, ट्रू, फॉल्स, एग्री, डिसएग्री, इस तरीके के हम लोग बहुत सारे फीचर्स देखेंगे, ठीक है? अब देखिए, कोई भी फ़ॉर्मूला जब हम लगाते हैं, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि जैसे हम लोग कोई फ़ॉर्मूला लगाते हैं मैथ के अंदर, तो हम लोग लिखते हैं ना इक्वल टू इतना। तो इसी प्रकार से ये पूरा मैथ ही है, आप समझिए। एक्सेल जो वर्कशीट होती है, पूरी मैथ होती है। जैसे हम लोग मैथ में फ़ॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं। कोई भी फ़ॉर्मूला कैसे स्टार्ट होगा, तो इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होगा, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। इंटर का काम क्या होता है, तो इंटर बटन जो होता है बेसिकली वो क्या करता है, तो कंफर्म योर एंट्री एंड मूव डाउन, मतलब जैसे ही हम लोग कोई भी एंट्री को कंफर्म करेंगे, एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। टैब क्या करता है, तो राइट साइड पे आपके जो यहाँ पे एंट्री है उसको लेके चला जाता है, मतलब आप एंट्री आपने डाला और आप राइट साइड पे मूव कर गए। स्केप क्या करता है, कैंसिल करता है। अभी मैं आपको सारी चीजें करके दिखाऊंगा। F2 का क्या काम होता है, तो एंटर एडिट मोड फॉर एक्टिव सेल्स, एडिट मोड ओपन करता है आपके जो भी एक्टिव सेल्स होता है उसके लिए। डिलीट का सिंपल काम होता है कि भाई आप जो भी आपने सेल के अंदर कंटेंट लिखा आप उसको डिलीट करें। ऑटोफिल क्या होता है, तो ऑटोफिल में ये होता है कि हम कुछ चीजें अपने आप लिखते हैं और चाहते हैं कि भाई सेम फॉर्मेट हमें नीचे कॉपी पेस्ट होके मिल जाए, इसको कहते हैं हम ऑटोफिल। एंड फ्लैश फिल क्या होता है, तो देखिए ऑटोफिल में क्या होता है, तो हम जो चीजें होती हैं ना उसको एल्गोरिदम को सेट करते हैं।
कि भाई ये चीज़ हम करके नीचे इसको ड्रैग करेंगे सिंपल तो क्या हो जाएगा इसके अंदर ये फिल हो जाएगा। बट फ्लैश फिल और एडवांस फीचर होता है, इसके अंदर क्या होता है तो अपने आप जो होता है ना वो पैटर्न को डिटेक्ट कर लेता है, कि भाई हम क्या करना चाहते हैं और ऑटोमेटिकली वो उसको फिल कर देता है। ये दोनों ही फीचर मैं आपको अभी यूज़ करके दिखाऊँगा कि आखिर ये कैसे होता है। ऑटो कंप्लीट क्या होता है? ऑटो कंप्लीट वो फीचर है कि अगर एक ही कॉलम के अंदर अगर आपने सेम एंट्री बार-बार डाला है, तो वो आपको बता देगा कि आप इस एंट्री को डाल चुके हो, जिससे कि आप रिपिटेटिव एंट्रीज से बच पाओगे, ठीक है? और किसी नंबर को एक अगर हम लोग टेक्स्ट के फॉर्म में चाहते हैं कि वो चीज़ रहे, वो नंबर के फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में ना रहे, तो उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स में हम लोग एपोस्ट्रोफी जो होता है उसको यूज़ करते हैं। इस प्रकार से अगर हम लिखेंगे, तो डेटा को ये जो नंबर होगा, इसको ये डेटा के तौर पे ना कंसीडर करके एक टेक्स्ट के तौर पे कंसीडर करेगा। अब मैं आपको सीधे होम स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको ये सारे फीचर्स दिखाता हूँ कि आखिर ये इंटर का क्या मतलब है, डिलीट का, ऑटोफिल का, फ्लैश फिल का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर और अब देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जैसे कि किसी डेटा को मैंने यहाँ पे एंटर किया, मैं ऊपर लेके आता हूँ। इसको मैं देखिए, ये अभी डेटा हमने यहाँ पे एंटर किया हुआ था, तो हमें चाहिए कि ये सारा डेटा डिलीट हो जाए, तो मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा और डिलीट का बटन प्रेस कर दूँगा। तो डिलीट का बटन क्या करता है, तो जो भी हम लोगों ने सिलेक्टेड सेल को सेलेक्ट करा हुआ है, उसमें जो भी हमने डिटेल्स लिखा होगा उसको एक क्या कर देगा, सिंपली रिमूव कर देगा। ठीक है? अब इसके बाद हम लोगों को क्या देखना था, तो जो आपके फीचर्स थे उसमें से था आपका एंटर टैब। अब देखिए एंटर क्या करता है, जैसे मान के चल लीजिए कि ए में मैं यहाँ पे लिखता हूँ केवीएस। ए के लिए मैंने लिखा केवीएस। अब मुझे चाहिए कि मैं ये सेकंड एंट्री पे लिखूँ, मतलब ये दूसरे वाले के ऊपर लिखूँ मैं कुछ भी, ठीक है? तो जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ, तो एंटर बटन क्या काम करता है, तो ये जो नीचे का जो एक रो होता है, जैसे इसी सेम कॉलम के अंदर, ये देखिए ये डी सी से ये डी पे नहीं गया, सी यानी कि ये सेम कॉलम के अंदर ये जो फर्स्ट रो था, इसको जैसे ही हमने एंटर किया तो उसको उसने एज इट इज रिटेन कर लिया और अब हमें ये दूसरे के ऊपर आ जाता है। इसमें भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे केवीएस, फिर एंटर करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनवीएस। तो इस तरीके से जो एंटर टैब होता है वो क्या करता है, तो आपका जो सेल होता है उसमें जो भी आप डेटा लिखते हो उसको रिटेन करते हुए आपको जो अपकमिंग जो नीचे का आपका जो रो होता है उसके ऊपर पुश करता है। यहीं पे जो आपका टैब है वो क्या करता है, तो मान के चल लीजिए कि अब जैसे केवीएस है, अब इसके सामने मुझे किसी का नाम लिखना है कि भाई ये जो केवीएस का प्रेफरेंस है ये किसका है। तो अगर हमें कॉलम में नीचे की तरफ एंट्री करनी है तब तो हम देख सकते हैं एंटर का बटन प्रेस करेंगे। बट अगर मान लीजिए अगर हमें डिफरेंट कॉलम यानी कि अगर मुझे चाहिए कि अब ये बगल वाले डी के अंदर मुझे किसी का नाम लिखना है, इन सब का नाम लिखना है, तो केवीएस के बाद मैं यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करूंगा और हम टैब का बटन यूज करेंगे ना, तो देखिए ये राइट साइड पे मूव हो रहा है। मान के चल लीजिए मैं यहाँ पे एबीसी नाम लिख देता हूँ, ठीक है। फिर अगर मुझे ई के अंदर मान लीजिए इसको इसका जेंडर लिखना है, तो मैं फिर से टैब का बटन यूज करूंगा, क्योंकि मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो एंटर क्या होता है, तो आपके ये सेल के अंदर जो है आपको ये नीचे की एंट्री अलाउ करता है। बट टैब क्या करता है, तो आपके जो कॉलम होता है उसको ये चेंज करता है। तो देखिए जैसे ही मैं टैब करूंगा तो राइट साइड पे हमारा सेल मूव हो गया और अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेल। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो टैब का और इंटर का क्या काम है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ऑटोफिल और फ्लैश फिल का क्या काम होता है। तो मान के चल लीजिए कि चलिए मैं इसको ना एक बार के लिए पहले पूरा और देखिए एक और चीज मैं बताता हूँ, अगर अगर आपको पूरा जैसे मुझे डिलीट करना है, तो क्या इस पूरे वर्कशीट को मैं यहाँ पे एक एक करके ऐसे ऐसे करके डिलीट करूंगा? नहीं। एक तरीका ये होता है कि सिंपल हम कंट्रोल ए बटन प्रेस करते हैं तो सारा वर्कशीट सेलेक्ट हो जाता है और हम सिंपल एक बार में इसको डिलीट करेंगे तो सारा वर्कशीट डिलीट हो गया। देख सकते हैं आप सारा ये क्लीन हो गया। अब हम लोग फ्लैश फिल को समझेंगे और ऑटो फिल को समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने लिखा ये 1, चलिए मैं ऊपर वाले से लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे में सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है? एक सीरियल नंबर मुझे असाइन करना है, ठीक है? सीरियल नंबर असाइन करना है तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके मुझे लिखना है। अब मान लीजिए कि मुझे 100 तक सीरियल नंबर असाइन करना है, तो क्या मैं इस तरीके से 1, 2, 3, 4 करके पूरे 100 तक लिखूँगा? बिल्कुल नहीं लिखूँगा, क्योंकि फिर फ़ायदा क्या हुआ? अगर हम मैनुअली ही काम करेंगे तो एक्सेल यूज़ करने का क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ पे काम आता है क्या? तो ऑटो फिल या फिर फ्लैश फिल। देखिए ऑटो फिल में क्या होता है कि हम इस दोनों को पहले कभी भी ऑटो फिल करने के लिए ये ऊपर के जो 2 फीचर्स होते हैं, ये जो 2 सेल होते हैं, इसको हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। अब 2 सेल को क्यों सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि इससे इसको ये पता चलता है कि जैसे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, तो उसको पता चल गया कि ये एक-एक के डिफरेंस पे मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है? तो इस वजह से ये क्या करेगा, ये समझ जाएगा कि अब जो अगला आएगा, यहाँ पे ये जो सेल आएगा, इसके भी अब इसमें ये +1 करेगा, ये 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, ठीक है? तो हमें 2 सेल सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है और इसको देख सकते हैं यहाँ पे जब पकड़ के इसको ड्रैग करना कहते हैं। इसको मैं नीचे पकड़ के जितना ड्रैग करूँगा, तो देखिए ये 140 तक ये ऑटोमैटिकली इसने क्या कर दिया, तो ये आपका जो है ये सीरियल नंबर इसने लिख दिया। इसको हम कहते हैं ऑटो फिल। मतलब मैंने सिर्फ एल्गोरिथम सेट किया कि भैया एक-एक के गैप पे +1 करते हुए मुझे लिख के दे दो, तो इसने ऑटो फिल कर दिया, ठीक है? लेकिन अब मुझे चाहिए, मान के चल लीजिए कि इस सेम में मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे फ्लैश फिल, तो फ्लैश फिल का क्या काम है, तो फ्लैश फिल के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 1 और 2 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है? और हम क्या करते हैं, तो ट्राई करके देखते हैं कि भाई अगर हम लोग कंट्रोल के साथ अगर ई बटन प्रेस करते हैं तो ये फ्लैश फिल होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, तो कुछ एरर आ रहा है, ठीक है?
तो कुछ वैल्यूज़ वगैरह हमें एंटर करने की बात हो रही है। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्लैश फिल किया, ठीक है? तो अब मुझे ड्रैग करना नहीं पड़ेगा। जैसे ये है आपका 1 और 2 हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, पकड़ के इसको खींचा था नीचे, ड्रैग किया था, तो वहाँ तक जो है आपका ये चीज़ हो गया था। बट अब क्या है कि फ्लैश फिल का ये फ़ायदा होता है कि अब आपको वो ड्रैग करके नीचे भी नहीं ले जाना है। सिंपल आपको क्या करना है, इधर कहीं पे भी सेल पे आपको अपना जो कर्सर है वो रख देना है और कंट्रोल के साथ ई प्रेस करोगे तो देखो एक बार में इसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली पूरा फ्लैश फ्लैश फिल का मतलब ही होता है, फ्लैश का मतलब ही होता है फास्ट, मतलब एकदम लाइटनिंग स्पीड के साथ आपका काम हो जाए। तो ड्रैग करने वाले जो फीचर होते हैं इसको हम लोग ऑटो फिल कहते हैं कि भाई अपने आप फिल हो जाए। एंड फ्लैश फिल में क्या होता है कि ये और एडवांस होता है, ये आपकी जो एल्गोरिदम होता है इसको ये अपने आप पकड़ लेता है और उसको क्या कर देता है, तुरंत जो होता है इसको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर हम लोग चीज़ों की बात कर लेते हैं, चलिए इसके ऊपर आते हैं और बात करेंगे आगे की जो बची हुई यहाँ पे हमारी थ्योरीज़ हैं, कि क्या कहती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम समझ गए। ऑटो कंप्लीट के बारे में हम समझ चुके हैं कि भाई सेम कॉलम के अंदर हम लोग अगर कोई मल्टीपल यहाँ पे एंट्री डालेंगे तो कह देगा कि भैया ये जो है आपका एंट्री पहले से आपने डाला हुआ है, ठीक है। अब कुछ फाइल फॉर्मेट की बात कर लेते हैं क्योंकि हम आज इंटरफेस की क्लास कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम लोग फाइल के एक्सटेंशंस वगैरह के बारे में समझें क्योंकि बार-बार ये सवाल पूछा जाता है। देखिए, अभी की हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि करंटली जो आपका फाइल एक्सटेंशन चल रहा है एक्सेल के अंदर, यानी कि 2007 के बाद जितने भी वर्जन्स आए हैं, उसमें जो होता है बेसिकली डॉट XLSX, ये एक्स्ट्रा एक्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है और ये बार-बार पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। करंट जो आपका यूज़ हो रहा है वो 2007 के बाद से अभी तक ये XLSX हो रहा है। इसके पहले हम लोग अगर बात कर लेते हैं, जो पुराने फॉर्मेट होते थे एक्सेल के उसमें डॉट XLS हम लोग यूज़ करते थे। डॉट CSV फाइल भी कई बार आपने देखा होगा, तो CSV फाइल भी क्या होता है एक्सेल के अंदर आप ओपन वगैरह कर सकते हो। इसमें बेसिकली होता क्या है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज यानी कि सीएसवी। और इसमें होता क्या है, तो बेसिकली जैसे आप देखोगे तो एक्सेल के अंदर बहुत सारे फॉर्मेटिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारे डिजाइन वगैरह को डाल सकते हैं। बट ये क्या होता है ना, एक तरीके का सिर्फ और सिर्फ रॉ डेटा होता है जो कि कॉमा से सेपरेटेड होता है, मतलब ये प्लेन टेक्स्ट होता है, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होता है। इस बात को आपको याद रखना है कि जो सीएसवी फाइल्स होती हैं वो सिर्फ रॉ डेटा होता है, इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह अलाउड नहीं होता है। ठीक है, और अगर हम लोग एक्सेल टेम्पलेट की बात कर लेते हैं तो एक्सेल टीएक्स यानी कि कोई भी प्री डिफाइंड जो हमारे पास टेम्पलेट है उसको यूज करते हैं, तो इसको एक्सेल टीएक्स फाइल एक्सटेंशन के साथ हम लोग लेके आते हैं। मैक्रो इनेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे मैंने स्टार नहीं लगाया है, आप इसको जरूर से लेकिन लगा लीजिएगा। ठीक है, XLSM, ये बात आपको याद रखना है कि मैक्रो इनेबल्ड जो भी यहाँ पे एक्सेल फाइल होती है इसका एक्सटेंशन XLSX नहीं होता है। कई बार यहाँ पे पूछ लिया जाता है और लोग गलती कर देते हैं। मैक्रो इनेबल्ड एक डिफरेंट तरीके का वो एक्सेल फाइल ही होता है, बट उसकी एक्सटेंशन अलग हो जाती है, XLSM, एम फॉर मैक्रो। ये बात आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और मैक्रो वगैरह क्या होता है हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। डॉट पीडीएफ क्या होता है, तो हम लोग जैसे एक्सेल में काम करने के बाद उसको एक्सेल सीट के तौर पे, जैसे कि हम लोग एक सीएसबी के तौर पे या फिर एक्सेल एसएक्स के तौर पे, एक्सेल एसएम के तौर पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एज वेल एज हम लोग उसका पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। तो डॉट पीडीएफ क्या होता है, तो एक तरीके का फिक्स लेआउट फाइल होता है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं सिंपली प्रिंट वगैरह करके। इसमें एडिटिंग वगैरह अलाउड नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको फाइल एक्सटेंशन से रिलेटेड जाननी थी। अब हम लोग लास्टली देख लेते हैं ये जो इतने सारे टैब्स हमने देखे और ये सारे टैब्स लगभग आपको कॉमन देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फाइल टैब। फाइल टैब के अंदर ये सारे आपको ग्रुप्स देखने के लिए मिलते हैं। होम टैब के अंदर इतने सारे ग्रुप्स हैं। इंसर्ट टैब है आपका लेआउट टैब है, फार्मूला बार है, फार्मूला टैब है, डेटा है, रिव्यू है एंड व्यू है। तो इतने सारे आपको टैब देखने के लिए मिल जाते हैं अगर आप काउंट करोगे। तो ये आपके 4 टैब हो गए, इसके अलावा ये 4 टैब हो गए। तो हमने आपको पहले भी कहा था कि कई बार आपको ये 8 टैब देखने के लिए मिलता है, कई बार इसमें एक यहाँ पे और टैब को ऐड कर लिया जाता है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो होम का ऑप्शन होता है। सॉरी माफ़ी चाहूँगा कि अगर जनरली हम कहते हैं कि जो फाइल जो होता है, ये फाइल जो टैब होता है, इसको हम लोग बैकस्टेज मानते हैं कि भाई ये टैब का हिस्सा नहीं है, ये बैकस्टेज काम करता है। तो आपने देखा होगा कई बार इसको 7 टैब भी माना जाता है, कई बार अगर हम लोगों ने देखा तो 8 भी देखा रहता है और कई बार इसको 9 भी माना जाता है क्योंकि लेटेस्ट टैब के अंदर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे एक हेल्प का भी ऑप्शन होता है, ठीक है? तो हेल्प के ऑप्शन को भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर सारी टर्म्स यहाँ पे नहीं बताई गई है कि हम लोग किस एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि 7 से 9 तक जो है आपके टैब्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस एक्सेल की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग लेटेस्ट एक्सेल में देखेंगे तो इंक्लूडिंग हेल्प आपका टोटल 9 टैब पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग को अगर उसमें से हेल्प निकाल देना है या फिर आपका फाइल टैब को निकाल देना है तो 7 जो है आपके पास टैब देखने के लिए मिलते हैं। ये सारे टैब में अपने-अपने यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं जिसको हम लोग एक-एक करके समझेंगे। ठीक है?
तो ये पूरा का पूरा आज क्लास था जिसके अंदर हम लोगों ने क्या समझा तो पूरा का पूरा जो इंटरफेस था एक्सेल का उसको समझा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट की टर्म्स होते हैं जो एक्सेल के यहाँ पे क्लासेस में बहुत ज़रूरी होता है जानने के लिए जैसे सेल, वर्कशीट, वर्कबुक इन सब के बीच में डिफरेंस, सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल एड्रेसिंग क्या होता है, रेंज क्या होता है, फार्मूला बार क्या होता है, सारी तमाम चीज़ें हम लोगों ने इस क्लास के अंदर ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। डेटा की एंट्री हम लोग जान चुके हैं कि भाई कैसे-कैसे डेटा को ये करता है। धीरे-धीरे करके अब हम लोग क्या करेंगे तो आने वाले क्लासेस के अंदर इन डेटा को एंट्री करना सीखेंगे, उसको फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे, उससे आउटपुट लेना सीखेंगे, उसको सम अप करना सीखेंगे, उसमें फार्मूला लगाना सीखेंगे, तो ये सारे जो है हम लोग अपकमिंग क्लासेस के अंदर करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगली जो क्लास होगी जिसके अंदर हम लोग डेटा को एंटर करके उसको फॉर्मेट करना सीखेंगे कि भाई कैसे-कैसे डेटा को हम लोग फॉर्मेट वगैरह करते हैं। बाकी ये क्लास कैसी लगी आप हमें ज़रूर से बता सकते हैं। ये सारे जो लिंक्स हैं आपको मिल जाएँगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपके साथ हम लोगों ने अपना यूट्यूब भी शेयर करा हुआ है। और सिंपल आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस सेशन को हम करेंगे यहीं पे ओवर, मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।